गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ट्रीटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल यानी इस सब्जेक्ट में आपको आज नया टॉपिक लेके आई हूँ मैं, डिक्लेरेशन ऑन द राइट ऑफ मेंटली रिटार्डेड पर्सन 1971। यानी इसका क्या मतलब है? मानसिक मंद व्यक्तियों के अधिकारों पर मानसिक मंद व्यक्तियों के अधिकारों पर घोषणा 1971। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज, मानसिक मंद व्यक्तियों के अधिकारों पर घोषणा। ये हमारा टॉपिक है आज, मानसिक मंद व्यक्तियों के अधिकारों पर घोषणा। अब बच्चों इसके बारे में क्या है कि मैं आपको पहले बता रही थी कि भारतीय संविधान के द्वारा यानी भारतीय संविधान के द्वारा सभी को अपना अपना अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के द्वारा सरकार ने सभी को जीवन से संबंधित अपने अपने अधिकार प्रदान किए है ना। तो बच्चों क्या है कि सभी व्यक्ति में तो सभी लोग आ गए, जैसे कि हमारे सामान्य व्यक्ति भी हैं, विकलांग व्यक्ति भी हैं, मानसिक मंद व्यक्ति हैं, यानी सभी आ गए। तो भारतीय संविधान द्वारा जो सभी व्यक्तियों के जीवन से संबंधित जो अधिकार प्रदान किए हैं, तो बच्चों उसमें क्या है कि सामान्य व्यक्ति तो उन सबका उपयोग अच्छी तरह से कर सकता है और वो उनके प्रति जागरूक भी रहता है और सामाजिक विकास भी कर लेता है ना। परंतु मंद व्यक्ति जो है, हमारा मानसिक मंद व्यक्ति, उनके बारे में, उन अधिकारों के बारे में ना तो वो ठीक से समझ सकता है, ना उनको जान पाता है। तो इससे क्या है, और ना ही वो उनका उपयोग कर सकता है अच्छी तरह से। तो इससे क्या है, फिर वह समाज में उपेक्षित हो जाता है, तो पूर्णतः वह समाज से कट जाता है, पूर्ण रूप से वह समाज से कट जाता है। तो इसीलिए मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए सन 1971 में, तो इसलिए जो है मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए बच्चों सन 1971 में अपने प्रस्ताव सन 2856 के अंतर्गत, यानी जो सन 1971 में अपने प्रस्ताव 2856 के अनुसार, यानी 2856 के अनुसार सन 1971 में अपने प्रस्ताव 2856 के अनुसार ये घोषणा की गई कि मानसिक मंद व्यक्तियों को और छात्र छात्राओं को ये अधिकार प्रदान किए जाएंगे कि उनके विचारों से संबंधित हैं। यानी ये घोषणा की गई कि मानसिक मंद व्यक्तियों को जो कि और छात्र छात्राओं के विचारों से संबंधित थे, इसलिए इन व्यक्तियों को भी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताती हूँ कि इनको जो अधिकार प्रदान किए गए कि वो अधिकार कौन कौन से हैं। अपने प्रस्ताव 2856 के अनुसार ये घोषणा की गई थी, है ना। 2856 के अनुसार ये घोषणा की गई कि मानसिक मंद व्यक्तियों को भी समाज में सम्मानजनक स्थान दिया जाएगा और उनके मानसिक मंद व्यक्ति एवं छात्र छात्राओं के जो विचारों से संबंधित थे, इसलिए उनको भी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। इसीलिए बच्चों क्या होता है कि और इसी घोषणा के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में कार्यकारी योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, है ना। एक सुझाव प्रस्तुत किया कि इसमें क्या करना चाहिए। फिर इसके साथ साथ सभी सदस्य राष्ट्रों से ये अनुरोध किया, यानी सभी राष्ट्र सदस्य थे उनसे सभी से ये अनुरोध किया कि सभी लोग एक दूसरे का साथ देंगे, यानी सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे और अपने राष्ट्र में उन सभी व्यवस्थाओं को संपन्न करेंगे जिनसे मानसिक मंद व्यक्ति और छात्र छात्रा हैं उनका विकास संभव हो सके और वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। इसीलिए इन अधिकारों को यहाँ पे लाया गया और तथा समाज में वो सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये भी स्पष्ट किया कि जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति, जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया था, जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है,
अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है, उनका उपयोग कर सकता है। ठीक उसी प्रकार मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए भी अधिकार प्रदान किए जाएंगे जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। ठीक है ना, मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए भी अपने अधिकारों का उपयोग करना है। ठीक उसी प्रकार मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए भी उनके लिए सारी व्यवस्थाएं प्रदान की जाएंगी जिससे वो अपने अधिकार प्राप्त कर सके। इस घोषणा के अंतर्गत मानसिक मंद बालक बालिकाओं एवं छात्र छात्राओं को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है ना, इस घोषणा के अंतर्गत अब हमारा पहला अधिकार क्या है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हमारा आप देखिए अधिकार, कौन कौन से अधिकार दिए गए भाई इनको? उचित शिक्षा व्यवस्था पहला है जो हम अधिकार बता रहे हैं कि इनको कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए। पहला है हमारा अधिकार में देखिए उचित शिक्षा व्यवस्था। उचित शिक्षा व्यवस्था। ठीक है, अब प्रॉपर मेडिकल केयर, प्रॉपर मेडिकल केयर यानी मानसिक मंद व्यक्तियों को उचित शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था करनी है कि उनको उचित शिक्षा व्यवस्था दी जाए जिससे ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो उचित शिक्षा व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ये व्यवस्था की गई कि बालक बालिकाएं जो है हमारे मानसिक मंद व्यक्ति हैं, जो मानसिक रूप से मंद बालक बालिकाएं हैं, इनको उचित शिक्षा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। जैसे कि एक छात्र, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ कि प्राथमिक अवस्था से बालक बालिकाओं एवं छात्र छात्राओं को उचित देखभाल करके कि मानसिक मंद जो है प्राथमिक स्तर पर ही, जैसे जब वो शुरुआत में छोटे बच्चे होते हैं तो प्राथमिक स्तर पर ही मानसिक मंद बालक बालिकाओं और छात्र छात्राओं को की उचित देखभाल करके उनकी मानसिक मंदता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए जिससे वो अपनी देखभाल स्वयं करने में समर्थ हो सके और उनकी मानसिक मंदता में सुधार हो सके। इसलिए उनको उचित शिक्षा व्यवस्था की जाए। ठीक है ना, अब अगला आता है हमारा शारीरिक चिकित्सा पद्धति। या पॉइंट लिखते जाइएगा, शारीरिक चिकित्सा पद्धति। चिकित्सा पद्धति यानी फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी यानी शारीरिक चिकित्सा पद्धति। इसके अनुसार शारीरिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से छात्रों को शारीरिक विकलांगता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि कुछ मानसिक व्यक्तियों के हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते है ना, तो उनको शारीरिक चिकित्सा पद्धति दी जाती है। जैसे कुछ व्यक्ति हैं, कुछ मानसिक मंद बालक बालिकाएं हैं, तो उनके क्या है ठीक से हाथ पैर काम नहीं करते, तो उनको क्या उचित प्रकार का व्यायाम की व्यवस्था करनी चाहिए कि इनको व्यायाम करा के जिससे इनके हाथ पैर ठीक हो जाएं और ये शिक्षा से जुड़ सकें। तो उनको विविध प्रकार के व्यायाम कराकर ठीक किया जाता है जिससे वे अपना कार्य अपने आप करने लगते हैं। इसके बाद उनकी मानसिक मंदता को दूर करने का उपाय करना चाहिए। इस प्रकार से सभी बालक बालिकाओं को इसकी भी देखभाल प्राथमिक स्तर से ही करना चाहिए कि शुरुआत में यदि किसी बच्चे के हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको शुरुआत में यदि देखा जाए, जब बीमारी शुरू में शुरुआती होती है किसी बीमारी का, तो उसके यदि शुरू में देख लिया जाए तो उसका क्या सुधार हो सकता है। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। अब जिससे कि जब उनको इस प्रकार की जब उनको सुविधा प्राप्त की जाएगी तो वो क्या है बचपन से लेकर जब वो युवावस्था तक आते हैं, युवावस्था तक उनकी मानसिक मंदता एवं शारीरिक विकृति में सुधार किया जा सकता है। ठीक है ना, अब अगला पॉइंट हमारा आता है बच्चों शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा की व्यवस्था शिक्षा की व्यवस्था अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की व्यवस्था, तो इस
इसमें मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए इस शिक्षा नीति में इसमें क्या बताया गया है, मानसिक रूप से मंद बालक बालिकाओं को आवश्यक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको किस प्रकार की शिक्षा दी जाए। तो प्राथमिक स्तर को भी, इस कार्य को भी प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ करना चाहिए, जिससे कोई भी मानसिक व्यक्ति अशिक्षित ना रह सके। उसका देखना है कि बच्चा किस प्रकार से मतलब बच्चा किस प्रकार से नहीं सीख पा रहा है, तो उसको उसी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जाए कि हमें इसको किस तरह से पढ़ाना है। तो इसके लिए क्या है, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं जो हमारे, उनका उसमें नियुक्ति की जाए, जिससे वो बच्चे को अच्छी तरह से संभाल सके। तो प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, जो कि मानसिक मंद बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने में स्वयं को वो जो है आत्मगौरव का अनुभव कर सकें, कि जिससे वो उन्हें बढ़ाने में, जो मानसिक मंद बालक बालिकाएं उनको बढ़ाने में वो आत्मगौरव का अनुभव कर सकें। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा। चौथा पॉइंट है हमारा प्रशिक्षण की व्यवस्था। यह पॉइंट लिखते जाइएगा, प्रशिक्षण की व्यवस्था। प्रशिक्षण की व्यवस्था कि उनको मानसिक मंद व्यक्तियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत उन कार्यों का प्रशिक्षण देना है कि इनकी जिसमें उनकी उसमें रुचि हो। जैसे एक मानसिक मंद व्यक्ति कक्षा में चुपचाप बैठा रहता है ना। तो जब वो चुपचाप बैठा रहता है और तथा किसी गतिविधि में भाग नहीं लेता, किसी प्रकार की जो गतिविधि होती है, सामाजिक गतिविधि, यानी जो सोशल मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें जो जब वो किसी में गतिविधि नहीं लेता, तो उसमें क्या है, उसको उसकी गतिविधि का ही उसको प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति निरक्षर रह जाता है, जो प्रशिक्षण की व्यवस्था में यदि कोई व्यक्ति निरक्षर रह जाता है, तो उसको क्या है, कुर्सी बुनने का अभ्यास है, कुर्सी बुनने का इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे वो अपना व्यवसाय ठीक रूप से आगे जाके चला सके, जिससे वो उस काम में मतलब अच्छी तरह से सीख सके उस काम के लिए। यदि वो निरक्षर है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको किसी और चीज़ों का प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वो अच्छी तरह से सीख सके और आगे जाके ज़िंदगी में अपनी लाइफ में उसका व्यवसाय करके अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है ना। अब हमारा अगला आता है बच्चों, पुनर्वास की व्यवस्था। नंबर 5 आता है पुनर्वास की व्यवस्था। यह पॉइंट लिखते जाइएगा। यानी अरेंजमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास की व्यवस्था। मानसिक रूप से मंद बालक बालिकाओं को पहले क्या, इनको पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। मानसिक मंद व्यक्ति और बालक बालिकाओं को पुनर्वास की व्यवस्था सरकार को ही प्रदान करनी चाहिए। यानी पुनर्वास की व्यवस्था जो है वो सरकार को प्रदान करनी चाहिए। पुनर्वास की प्रक्रिया में उनको आवास प्रदान करने की व्यवस्था, इस प्रकार के बालक बालिकाओं की देखभाल की व्यवस्था, और जिससे कि वो स्वयं को मतलब जिससे वो अपने आप को आत्मनिर्भर कर सकें, है ना। उनको पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए, आवास देने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की व्यवस्था कर सकें। इससे मानसिक रूप से मंद व्यक्ति और बालक बालिकाएं सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हमारा अगला पॉइंट आता है बच्चों, निर्देशन एवं परामर्श। क्या है हमारा, निर्देशन एवं परामर्श, यानी गाइडेंस एंड काउंसलिंग। निर्देशन एवं परामर्श। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी इनके अभिभावकों को योग्यता विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत मानसिक मंद बालक बालिकाओं को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना चाहिए,
है ना, जिससे और ये निर्देशन एवं परामर्श उनके अभिभावक एवं संरक्षकों को भी देना चाहिए, जिससे वो अपने बच्चे के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करें। तो ये जो गाइडेंस है, ये इस प्रकार की गाइडेंस जो है वो उनके गार्जियंस को भी देनी चाहिए कि उनके अभिभावक और जो संरक्षक हैं जो उनका ध्यान रख रहे हैं, तो इस प्रकार की गाइडेंस उनके अभिभावकों और संरक्षकों को देनी चाहिए, जिससे वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और परामर्शदाता को मनोवैज्ञानिक के साथ मिलकर मानसिक रूप से मंद छात्रों को योग्यता एवं क्षमताओं की पहचान करनी चाहिए। तो इसीलिए इनको निर्देशन एवं परामर्श भी प्रदान करना चाहिए। अब आता है परिवार संबंधी अधिकार, नंबर 7, परिवार संबंधी अधिकार। परिवार संबंधी यानी फैमिली रिलेटेड राइट्स, यानी परिवार से संबंधित अधिकार भी उन्हें प्रदान करना चाहिए, है ना। परिवार से संबंधित तो मानसिक मंद बालक बालिकाओं एवं व्यक्ति को अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार है भाई। जो मानसिक मंद बालक बालिकाएं हैं उनको अपने परिवार के साथ रहने का अधिकार है। तो इसीलिए परिवार का मुखिया उस व्यक्ति के साथ मानसिक मंदता के कारण किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ परिवार वाले लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे बच्चों को तो अच्छे, जो सामान्य बच्चे उनका तो अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं। जो मानसिक मंद व्यक्ति हैं तो उसको क्या है, नेगलेक्ट करते हैं कि रहने दे, तू नहीं समझ पाएगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो ये बात गलत है। इसीलिए इसमें ये बताया गया है कि निर्देशन एवं परामर्श यानी उनको भी परामर्श देना चाहिए उनके अभिभावकों को और संरक्षकों को, जिससे वो अपने इंसान के साथ बुरा व्यवहार ना कर सके। यानी जो मानसिक मंद व्यक्ति है उनका बच्चा उसके साथ बुरा व्यवहार ना कर सके। और इसीलिए परिवार संबंधी जो अधिकार बताए गए हैं कि जो वो भेदभाव नहीं करते, इसके साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों की भांति ही जिस प्रकार वो अन्य सदस्यों के साथ व्यवहार करते हैं उसी की भांति अन्य सदस्यों की भांति उसको संतुलित एवं पोषक तत्वों की भोजन में ग्रहण करने का अधिकार है। इसीलिए इस संदर्भ में सभी सदस्यों को निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना चाहिए, जिससे इन व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो सके और वो समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। और इसीलिए उनके परिवार वालों को भी उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब हमारा अगला पॉइंट आता है बच्चों, सामाजिक अधिकार। अगला आता है हमारा सामाजिक अधिकार। सामाजिक अधिकार यानी सोशल राइट। मानसिक मंद बालक बालिकाओं के साथ समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी सामाजिक अधिकार भी इनको प्रदान किए गए हैं। तो मानसिक मंद बालक बालिकाओं के साथ समाज में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सामाजिक कार्यों में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। जो सामाजिक कार्य होते हैं, समाज के जो कार्य हैं बहुत सारे, तो उनमें क्या है, उनकी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। ये करने का उनको इंटरेस्ट है। जिन कार्यों को करने में मानसिक मंद बालक बालिकाओं को इंटरेस्ट है, उसी प्रकार के कार्यों को उनको नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके पश्चात उनको पुरस्कार भी प्रदान करना चाहिए, जिससे तो वो और आगे बढ़ेंगे। उनकी जब हम तारीफ करेंगे, जब बच्चा भी घर में कोई कुछ काम करता है, यदि हम उसकी तारीफ ना करके उसकी बुराई करें तो वो क्या है, उसके मन में हीन भावना आ जाती है और वो निराश हो जाता है। इसलिए क्या है, हमें प्रोत्साहन करना चाहिए। हाँ भाई, आपने बहुत काम करता है, यदि हम उसकी तारीफ ना करके उसकी बुराई करें तो वो क्या है, उसके मन में हीन भावना आ जाती है और वो निराश हो जाता है। इसलिए क्या है, हमें प्रोत्साहन करना चाहिए। हाँ भाई, आपने बहुत अच्छा किया है, जिससे वो अगली बार बहुत और अच्छा काम करें। तो इसलिए उनको जो है सामाजिक अधिकार प्रदान करने के साथ साथ उनको जिस प्रकार की गतिविधियों में इंटरेस्ट है उनका, उसी में उनको वही वाले कार्य उनको देना चाहिए और उनको पुरस्कृत करना चाहिए। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मगौरव की भावना विकसित होगी तथा उनकी मानसिक मंदता में भी सुधार होने की संभावना में वृद्धि होगी।
जो मानसिक द्वंद्व बालक बालिकाएं हैं, जब वो खुश होंगे तो वो और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब अगला हमारा आता है शोषण से रक्षा का अधिकार। शोषण से रक्षा का अधिकार। यानी शोषण से रक्षा का अधिकार। राइट ऑफ सिक्योरिटी यानी राइट ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम एक्सप्लोशन। मानसिक मंद बालक बालिकाओं एवं व्यक्तियों को शोषण से रक्षा करने का भी अधिकार उनको मिलना चाहिए, जिससे कोई उनका शोषण ना कर सके। जैसे क्या है, जो मानसिक मंद व्यक्ति होते हैं उनसे क्या है, कुछ लोग उनसे काम करवा लेते हैं और उनसे काम करा के उनको धन नहीं देते हैं, उनसे फ्री में काम करा लेते हैं। तो ऐसा भी, ये भी बहुत गलत है कि जो मानसिक मंद बालक बालिकाएं हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई शोषण नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति यदि मानसिक मंद है तो उससे कार्य कराने के बाद उनको धन न देना, उनका शोषण करना, परिवार द्वारा उनको भोजन न प्रदान करना, उनकी धन संपत्ति को छीन लेना जो उनको विरासत में मिली है, तो ये क्या है, ये सब शोषण है। तो इस प्रकार का शोषण भी उनके साथ नहीं होना चाहिए। आदि कार्य जो है सब शोषण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के सभी शोषणों से उनकी रक्षा व्यवस्था भी करनी चाहिए। ठीक है ना। अब हमारा अगला पॉइंट आता है बच्चों आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा, ये पॉइंट बच्चों लिखते जाइएगा आप, जो अधिकार हैं इनके। अब ये हमारा आता है आर्थिक सुरक्षा यानी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। यानी उनको आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए कि मानसिक मंद व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा का भी अधिकार है कि उनको आर्थिक सुरक्षा भी दी जाए, किसी प्रकार का कोई उनके साथ भेदभाव न किया जाए। आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत कई निम्नलिखित व्यवस्थाएं शिक्षा समाप्त करने के पश्चात किसी ऐसे उत्पादक कार्यों में लगा देना चाहिए जिससे वो अपना व्यवसाय कर सके, और कि जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाए तो शिक्षा समाप्त होने के बाद उनको किसी ऐसे उत्पादक कार्यों में लगा देना चाहिए जिससे वो किसी के ऊपर बोझ ना बने तथा उत्पादक कार्य से धन प्राप्त कर सके। ठीक है ना। और जिससे वो किसी के ऊपर बोझ ना बने तथा उत्पादक कार्य से धन प्राप्त कर सके। ठीक है ना। और इसी के साथ साथ मानसिक मंद बालक बालिकाओं को उनकी रुचि के अनुरूप ही उत्पादक कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए कि जिसमें उनकी रुचि हो, जिससे वे उस कार्य को कुशलता से कर सकें। ठीक है ना। तो और मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए, मानसिक मंद व्यक्तियों और बालक बालिकाओं को उनके रुचि के अनुरूप व्यवसाय का चयन करके उनको ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी सरकार की भी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया आर्थिक सुरक्षा। अब बच्चों इन सबसे हमें क्या पता चला कि इन सबसे हमें ये स्पष्ट हुआ कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानसिक मंद व्यक्तियों एवं बालिकाओं को भी ये अधिकार, जो अधिकार दिए गए हैं, यानी तो सामान्य व्यक्ति तो उनका लाभ अच्छी तरह से उठा सकता है, लेकिन मानसिक मंद व्यक्ति उनको ना तो समझ पाता है और ना ही उनका उपयोग कर सकता है, इसलिए वो क्या है, समाज से उपेक्षित हो जाता है। तो इसीलिए ये मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए जो अधिकार प्रदान किए गए हैं जिससे वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, इसीलिए विकास की मुख्य धारा से तो इनके मानसिक मंद बालक बालिकाओं को ये अधिकार प्रदान करके, जो मैंने आपको ये अधिकार बताए हैं, उचित शिक्षा व्यवस्था, शारीरिक चिकित्सा पद्धति, इस प्रकार के सभी अधिकारों को प्रदान करके उनको विकास की मुख्य धारा से संबंध कर दिया गया है। इसीलिए आज अनेक मानसिक मंद व्यक्तियों एवं छात्रों के द्वारा अधिकारों का, इन सभी अधिकारों का उपयोग किया जाता है ना, और तथा उनके अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। तो इसीलिए इस टॉपिक में आपको मैंने यही बताया कि मानसिक मंद व्यक्तियों को भी अधिकार प्रदान करना चाहिए जिससे वो सामान्य व्यक्ति की भांति ही अपने अधिकारों का संरक्षण कर सके, उनकी रक्षा कर सके, जिससे वो समाज में सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। बच्चों आज का टॉपिक हमारा अब यहीं खत्म होता है। थैंक यू।